हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से भोजन पचता है, हमारे शरीर में किस किस अंग से वो भोजन होकर गुजरता है, भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, लास्ट में कौन से न्यूट्रिशंस पहुंचते हैं जो आरबीसी में अवशोषित होते हैं और हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। तो ठीक है, पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र में जब हम भोजन खाते हैं तो कई प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, स्टार्च, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, कई प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं। लेकिन जो हमारी आरबीसी होती है, जो हमारी ब्लड सेल्स होती है, वह केवल 3 प्रकार के न्यूट्रिशंस को ही एब्जॉर्ब करती है, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड और ग्लूकोज को। इन तीनों न्यूट्रिशंस को हमारी आरबीसी होती है वह एब्जॉर्ब करती है। तो जो एटलास्ट जो बनेगा, एटलास्ट जो न्यूट्रिशंस टूटेंगे वो न्यूट्रिशंस अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स में टूटेंगे, जो छोटी आंत में जाकर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अवशोषित हो जाएंगे आरबीसी द्वारा और हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे। या फिर जो ऊतक, जो टिश्यूज खराब हो चुके हैं उनकी मरम्मत करेंगे, या फिर जो टिश्यूज पुराने हो चुके हैं उनकी जगह नए टिश्यूज बनाए जाएंगे। यानी कि कुल मिला के नए टिश्यूज को बनाना, मरम्मत करना टिश्यूज की, या फिर हमें एनर्जी प्रदान करना, इस प्रकार के कार्य वहां से एब्जॉर्ब होकर किए जाएंगे। अब देखते हैं हम, जो हमारे मानव शरीर होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है, उसमें पाचन तंत्र में मुख्य 6 प्रकार के अंग पड़ते हैं। पहला होता है माउथ यानी कि मुख, उसके बाद आता है स्टमक यानी कि पेट, उसके बाद आता है लीवर यानी कि यकृत, उसके बाद अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में आता है जो कि होती है बड़ी आंत। अब हम पढ़ते हैं कि मनुष्य में जो भोजन होता है वो पचता कैसे है। जब मनुष्य भोजन खाता है तो सबसे पहले उसके जो दांत रहते हैं वो दांत उसे अच्छे से चबाते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो पाचन क्रिया है वह मुख से ही शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पाचन क्रिया में, मनुष्य के जो पाचन तंत्र है उसमें पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि स्टमक से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पाचन क्रिया है वह मुख से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जैसे ही आपने भोजन मुंह में डाला तो दांत उसे चबाना स्टार्ट कर देंगे, चबाना चालू कर देंगे। यानी कि जो पाचन क्रिया है वह मुख से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस वीडियोज में कि जो भोजन है वह दांतों द्वारा चबाया जा रहा है, यानी कि उसको दांतों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कि दांत का जो कार्य है वो क्या है, कि जो भोजन है उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। दांत का कार्य क्या होता है बच्चों? दांत का कार्य होता है, दांत का कार्य क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? शुरुआत में ही वो दांत करते हैं। उसके बाद हमारी जो लार ग्रंथियां होती है, मुंह के अंदर लार ग्रंथि होती है, यहाँ पर लार ग्रंथि होती है, यहाँ पर लार ग्रंथि होती है, जब लोग यहाँ लार ग्रंथि होती है, ये लार ग्रंथियां होती है वो क्या करती है? लार रस निकालती है। क्या करती है बच्चों? लार रस निकालती है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रंथियां रहती है, लार ग्रंथियां रहती है, वो लार रस निकालती है। और जो लार रस निकालती है उस लार रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो लाइसोजन, एक होता है टाइलिन और एक होता है म्यूकस। जो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो हमारे जो मुंह में जो भोजन गया है उस भोजन में जितने भी बैक्टीरिया होता है उन बैक्टीरिया को नष्ट करता है। उसके बाद म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो उसके बाद जो म्यूकस एंजाइम होता है वो एंजाइम क्या करता है? हमारे शरीर में जो भोजन हमने मुंह में लिया उस भोजन को लार में जो म्यूकस उपस्थित होता है वह म्यूकस उसे गीला करता है। म्यूकस क्या करता है बच्चों? जो भोजन मुंह में गया है उसे गीला करता है। यानी कि अगर हम बात करें लार की, किसकी बात करेंगे बच्चों? लार की बात करेंगे। तो लार के मुख्यतः 2 कार्य हम पढ़ेंगे। लार के मुख्यतः 2 कार्य पढ़ेंगे। पहला कार्य क्या पढ़ेंगे कि लार क्या करता है? भोजन को गीला करता है। लार भोजन को गीला करता है। अच्छा, लार भोजन को गीला करता है। सेकंड क्या होता है इसका कार्य? लार क्या करता है? जो मुंह में भोजन होता है उस भोजन को, उसके जो जटिल मंड अणु होते हैं उनको सरल शर्करा में तोड़ता है। जटिल मंड अणु को, जटिल मंड अणुओं को सरल शर्करा में तोड़ता है। अच्छा, यहां पर एक बात हम समझेंगे कि जो भोजन होता है उसमें लार मिलकर एक तो भोजन को गीला करती है। अब गीला क्यों करती है? अगर भोजन को गीला ना करेंगे तो जो ईसोफेगस होता है, यानी कि जो ग्रसिका होती है, उसमें से भोजन आसानी से नहीं जाएगा। इसलिए लार क्या करती है? उस भोजन को गीला करती है ताकि वह आसानी से हमारी ग्रसिका में नीचे होकर स्टमक में पहुंच जाए। यहाँ पर लार एक और काम करती है, जो होता है जटिल मंड अणुओं को सरल शर्करा में तोड़ने का कार्य करती है। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? इस जटिल मंड अणुओं को सरल शर्करा में तोड़ने का काम करती है। पूरे पाचन तंत्र में हम तोड़ने का काम करेंगे, पूरे पाचन तंत्र में। अब यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हो रही है? मुंह से शुरुआत हो रही है। अगर पूछा जाए सवाल कि पाचन तंत्र में
मनुष्य के पाचन तंत्र में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन क्रिया हम जाहिर सी बात है बोल देंगे कि पाचन क्रिया मुंह से शुरुआत होती है। मुंह में दांत क्या करते हैं? पहले भोजन को चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसको चीरते हैं, फाड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर जो जटिल मंड अणु हैं उनको सरल शर्करा में तोड़ने का कार्य कौन करता है? लार करती है। अब यहाँ पर क्या होगा सर? सरल शर्करा में तोड़ रही है, तो इसका अर्थ क्या है कि जो भोजन रहेगा उसमें थोड़ा सा मिठास आएगा। इसका हम एग्जांपल सिंपल सा देख सकते हैं कि अगर हम ब्रेड को, सूखे ब्रेड को जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है, सूखे ब्रेड को उसे चबाएं, थोड़ी देर तक चबाएं, उसे अंदर ना ले, निकले नहीं, सिर्फ उसे चबाते रहें, तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो उसका स्वाद है वो स्वाद थोड़ा बहुत मीठा हो जाता है। वो मीठा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी इसमें लार मिली है, उसमें जो लार मिलने का काम किया। अच्छा, लार मिलाता कौन है? हमारी जो जीभ रहती है ना, ये लार को मिलाती है। ये जीभ क्या करती है? जैसे लार निकलता है तो उसको भोजन में मिलाने का कार्य करती है। तो जो लार मिली भोजन के अंदर, वो क्या करेगी? जटिल मंड अणुओं को सरल शर्करा में तोड़ देगी, और जैसे ही सरल शर्करा में टूटते ही सर वो उसे मीठा कर देगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ब्रेड को आप चबाते रहोगे सूखे ब्रेड को, तो उसका जो स्वाद है थोड़ा बहुत मीठा हो जाएगा। वो इसी के कारण होता है, लार के कारण। तो हमने यहाँ पर लार के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं हम बच्चों आगे, मानव पाचन तंत्र का वह कौन सा अंग है जहां पर कोई पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती है? और वह कौन सा अंग है? ग्रसिका है। ग्रसिका में आपको कोई पाचन करता हुआ दिख रहा है? कोई इसको तोड़ता हुआ दिख रहा है? नहीं ना। यहाँ पर क्या होता है? केवल भोजन आता है और वह सीधा सीधा भोजन ग्रसिका में से होकर निकल जाता है। और कहां पर पहुंच जाता है बच्चों? अमाशय में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? यहां से देखना, ये जो ग्रसिका है, इस ग्रसिका से भोजन आया और भोजन ग्रसिका से नीचे उतरकर अमाशय में पहुंच गया सीधा। ग्रसिका में किसी प्रकार का पाचन क्रिया संपन्न नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रसिका से भोजन आ रहा है, ये भोजन कहां पर पहुंचा? सीधा अमाशय में पहुंचा है। कहां पहुंचा बच्चों? अमाशय में पहुंचा है। अब अमाशय किस प्रकार से कार्य करता है, अमाशय के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अमाशय में पाचन की, कि स्टमक में किस तरह से पाचन क्रिया संपन्न होती है। ये आपको स्टमक दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको स्टमक दिख रहा है। ये आपको स्टमक दिख रहा होगा, यानी कि अमाशय क्या है? कि अमाशय में किस प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, कौन कौन से रस अमाशय निकालता है, इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें अमाशय दिख रहा है और हमें अमाशय में भोजन जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमाशय में HCl का स्त्रावन स्टार्ट हो चुका है। ये HCl का स्त्रावन क्यों होता है, साथ में किसके लिए होता है, सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि अमाशय जो होता है उसमें एक ग्रंथि पाई जाती है, इसे कहते हैं जठर ग्रंथि। जो आपको दिख रहा होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसे कहते हैं जठर ग्रंथि, जो कि किसमें पाई जाती है? अमाशय में। यानी कि एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो होती है जठर ग्रंथि। एक जूस निकालती है जठर ग्रंथियां, जिसमें पेप्सिन एंजाइम होता है। अभी पेप्सिन एंजाइम जो होता है, अमाशय में जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। अब ये जो ग्रंथि होती है यह 3 प्रकार के जूस निकालती है। पहला होता है इसमें HCl, दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें पेप्सिन एंजाइम, तीसरा निकालती है श्लेष्मा। अब ये तीनों किस प्रकार से कार्य करते हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वह प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है बच्चों? वह प्रोटीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वह प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। लेकिन पेप्सिन एंजाइम एक शर्त रखता है कि मैं तोड़ तो दूंगा, लेकिन मुझे माध्यम कौन सा चाहिए? अम्लीय माध्यम चाहिए। कौन सा माध्यम चाहिए बच्चों? अम्लीय माध्यम चाहिए। अब यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम को प्रोटीन को तोड़ने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए। तो हमारा जो स्टमक है वो सोचता है यार दे देते हैं, हमारा जो भोजन है वो पाचन करना हमें जैसे तैसे करके। तो मेन क्या होता है? पेप्सिन यहाँ का हीरो होता है। क्या होता है? हीरो। अब हीरो जो बोलता है उसको करना पड़ता है। उसने बोला कि हमें अम्लीय माध्यम चाहिए, तो जो हमारा स्टमक था, जठर ग्रंथियां थी, उसने क्या रिलीज करा? उसने HCl अम्ल रिलीज करा। क्या रिलीज करा बच्चों? HCl अम्ल रिलीज करा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम देखते हैं HCl जो अम्ल होता है उसका pH 0 से 2 के बीच होता है, यानी कि ये काफी ज्यादा एसिड होता है, काफी ज्यादा अम्लीय होता है। इतने ज्यादा अम्ल अगर हमारा पेट निकालेगा तो जाहिर सी बात है हमारा पेट तो फट के बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आता है? कभी सोचा है? इतना HCl निकलता है, इतना अम्ल निकलता है, उसके बाद भी हमारा जो पेट है फटता क्यों नहीं है? उसको बचाने का काम करती है श्लेष्मा। कौन करती है? श्लेष्मा। श्लेष्मा की जो परत रहती है वह HCl और हमारे पेट के बीच में आ जाती है, जिस कारण से हमारा जो पेट है वह डायरेक्ट HCl के संपर्क में नहीं आ पाता है। इसलिए हमारा जो पेट की दीवारें हैं, स्टमक की जो दीवारें हैं, वह HCl के कारण फटने से बच जाती है। तो मेन जो हीरो था स्टमक का, मेन अमाशय का जो हीरो था वो था पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को तोड़ रहा था।
मेन हीरो कौन था? पेप्सिन था, जो कि किसको तोड़ रहा था? प्रोटीन को तोड़ रहा था। अब प्रोटीन को तोड़ने के लिए उसने एक शर्त रखी कि भाई मैं प्रोटीन को तो तोड़ दूंगा, लेकिन मुझे माध्यम कौन सा चाहिए? अम्लीय माध्यम चाहिए। तो जो जटिल ग्रंथियां थी उसने क्या रिलीज कर दिया? ले भाई अम्लीय माध्यम ले ले तू। तो अम्लीय माध्यम उसने क्या करा? रिलीज कर दिया। अब जैसे ही अम्लीय माध्यम में के रूप में कौन सा अम्ल रिलीज करा बच्चों? HCl अम्ल रिलीज करा। HCl अम्ल को रिलीज करा, और HCl अम्ल जब रिलीज हुआ तब HCl अम्ल का pH हमें याद है कितना ज्यादा अम्लीय होता है। HCl अम्ल अगर वह हमारे पेट की दीवारों के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाना चाहिए? हमारा पेट तो फट जाना चाहिए, लेकिन हमारा पेट फटता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट और HCl के बीच में श्लेष्मा आ जाती है। कौन आ जाती है बच्चों? श्लेष्मा आ जाती है। यानी कि अगर सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड का काम कौन कर रही है? श्लेष्मा कर रही है। हीरो कौन है? पेप्सिन है, जो कि किसको तोड़ रहा है? प्रोटीन को तोड़ रहा है। हमें ये तो करना है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, प्रोटीन को तोड़ना है, वसा को तोड़ना है, क्योंकि वसा टूटेगा फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, प्रोटीन टूटेगा अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में। यही तो तीनों चाहिए था, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, यही तो हमें चाहिए था। तो इनको तोड़ेगा कौन? प्रोटीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सबसे ज्यादा बात करें कि सबसे ज्यादा कौन टूटेगा तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन यहीं से टूटना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन अमाशय से टूटना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें टूटता है 2 बार। तो प्रोटीन जो होता है पहले पेप्टोन में टूटता है, पेप्टोन के बाद पेप्टाइड में टूटता है, उसके बाद जो पेप्टाइड होता है उससे एमिनो एसिड यानी कि जो होती है। यहाँ से हम देखते हैं कि HCl हमें प्राप्त होता है, पेप्सिन एंजाइम यहाँ से निकलता है, श्लेष्मा यहाँ से निकलती है। तो टोटल बात करें अमाशय की, तो अमाशय में जो जटिल ग्रंथियां पाई जाती है वह ग्रंथियां क्या करती है? अमाशय की जटिल ग्रंथियां 3 प्रकार के रस निकालती है, HCl, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है बच्चों? प्रोटीन को तोड़ता है। अब प्रोटीन कब टूटेगा? ये शर्त रख देता है कि मैं प्रोटीन को जब तोड़ूंगा जब माध्यम कौन सा होगा? अम्लीय माध्यम होगा। अब अम्लीय माध्यम करने के लिए जो जटिल ग्रंथियां रहती है वह HCl को रिलीज करती है। अब HCl जब रिलीज होगा उसके बाद HCl अगर डायरेक्ट हमारे पेट के संपर्क में आ जाएगा तो हमारा पेट फट जाएगा। तो उसे बचाने के लिए श्लेष्मा रिलीज होता है। यह श्लेष्मा क्या करता है? हमारे पेट की दीवारों पर लगा होता है, जिस कारण जो HCl होता है वह डायरेक्टली हमारे पेट की दीवारों के, हमारे स्टमक की दीवारों पर संपर्क में नहीं आता है, जिस वजह से हम बच जाते हैं, वरना आज पता नहीं फट के बाहर आ जाता। तो हम देखते हैं इसके बाद देखते हैं कि हमारे शरीर में ये देखो यहाँ से जो पेप्सिन है वो एंजाइम रिलीज हो रहा है, तो HCl भी है यहाँ पर जो कि अम्लीय माध्यम बना रहा है। उसके बाद हम देखते हैं स्टमक के बाद इनो। हमें इनो की जरूरत कब पड़ती है? ये भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है? हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्टमक है वह HCl को रिलीज करता है। कई बार हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो उस वजह से ज्यादा HCl रिलीज हो जाता है। अब ज्यादा अगर HCl रिलीज होगा तो उस कारण हमारे जो पेट की अम्लीयता है, हमारे पेट की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी। अब उस एसिडिटी बढ़ जाने के कारण हमारे पेट में जलन, दर्द होने लग जाते हैं। अब इस दर्द और जलन को दूर करने का तो केवल एक ही इलाज है, वो है इनो। इनो पिए और 6 सेकंड में छू करे। तो इनो क्या करता है? इनो क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का इनो क्षारीय होता है। इनो किस प्रकार का होता है? इनो होता है क्षारीय। अब ज्यादा पेट में क्या बढ़ चुका है? HCl ज्यादा हो चुका है। HCl यानी कि अम्लीयता बढ़ चुकी है। अब अम्लीयता को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? क्षारीय माध्यम मिलाते हैं। जब हम अम्ल को कम करने के लिए क्षार मिलाएंगे तो ये क्या कर देता है? इसको उदासीन कर देता है बच्चों। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। और इस उदासीन करने के कारण क्या होता है? हमारी एसिडिटी कम हो जाती है। जो ज्यादा खाना खाते हैं उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है, मुझे तो कम जरूरत पड़ती है, इतना जरूरत नहीं होती इनो की। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद पढ़ते हैं हम इनो के बाद आगे आते हैं। अब अमाशय के बाद, अमाशय में हमारा शरीर में अमाशय में आ चुका है खाना। अब अमाशय के बाद हमारा जो खाना है, हमारा जो भोजन है वह कहाँ पर जाएगा? छोटी आंत में बच्चों। ये ध्यान से समझना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट छोटी आंत ही है, जहां पर से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा अमाशय था, ये क्या था बच्चों? हमारा ये था हमारा अमाशय। ये क्या था बच्चों? हमारा अमाशय था। ठीक है, ये हमारा अमाशय था, ये हमारा अमाशय था। इस अमाशय से हम देख रहे हैं कि जो भोजन है वो भोजन कहां पर आ रहा है? छोटी आंत में आ रहा है। भोजन कहां पर आ रहा है? छोटी आंत में आ रहा है। अब छोटी आंत की हम बात करें तो छोटी आंत 2 तरह के पाचन अंगों से जुड़ी होती है। एक होता है लीवर और एक होता है पेनक्रियास। ये दोनों के दोनों छोटी आंत से जुड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ से जो पेनक्रियास है वो छोटी आंत से जुड़ रहा है, और यहाँ पर जो लीवर है वह किससे जुड़ रहा है? छोटी आंत से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो छोटी आंत होती है उसमें 2 तरह, जो छोटी आंत होती है वहां पर 2 जगहों से रस आते हैं। एक तो आता है लीवर से रस, एक आता है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास से रस। अब जो लीवर से यानी कि यकृत से जो रस आता है उसे कहते हैं पित्तरस, और नीचे से जो रस आते हैं अग्नाशय रस में, उसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे लाइपेज हो गया और ट्रिप्सिन हो गया। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को तोड़ेगा और जो लाइपेज रहेगा वह वसा को तोड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम छोटी आंत में पहुंच चुके हैं। छोटी आंत में 2 तरह के रस आते हैं। एक तो ऊपर से रस आता है यानी कि लीवर से रस आता है, पित्तरस जिसे कहते हैं। नीचे से पेनक्रियास से रस जाता है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, उसमें से एक लाइपेज है और ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, लाइपेज वसा को तोड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं। इस प्रकार से वीडियो चलती है हमारे पेट में। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो लीवर है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना,
ये जो लीवर है, हमारा भोजन कहाँ पर पहुंच चुका है, छोटी आंत में पहुंच चुका है। बच्चों देखो यहाँ पर लीवर में से एक जूस आ रहा है, लीवर में से एक जूस हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लीवर में से एक जूस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जूस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाइल जूस, इसे कहते हैं पितरस। क्या कहते हैं बच्चों इसे, इसे कहते हैं पितरस। ये जूस आ रहा है, इस जूस को कहते हैं पितरस। तो यह पितरस जो आ रहा है वह आ रहा है पिताशय में से। किस में से, पिताशय में से। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। ये दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर पेनक्रियाज ने भी क्या करा, एक रस निकालना स्टार्ट कर दिया। इस रस में क्या होते हैं, कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। मैं उदाहरण बता चुका हूँ, लाइपेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, जबकि जो लाइपेज एंजाइम होता है वह वसा को पचाने का काम करता है। जो हमारा अग्नाशय, ये क्या हमारा अग्नाशय है। इस अग्नाशय में क्या होगा, यहाँ से एक रस जा रहा है, देखो बच्चों ये रस निकल रहा है यहाँ से। ये रस जो रहता है इसमें एंजाइम होते हैं दो तरह के। एक तो होता है, इसमें दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक तो होता है लाइपेज और एक होता है बच्चों ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। अब ये दोनों एंजाइम होते हैं। ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम रहता है वह तो तोड़ता है प्रोटीन को, और जो लाइपेज एंजाइम रहता है वह तोड़ता है वसा को। किसको बच्चों, वसा को। अब ये दोनों नखरे बहुत होते हैं इनके। ये बोलते हैं कि हम तोड़ तो देंगे लेकिन हमें माध्यम कौन सा चाहिए, क्षारीय माध्यम चाहिए। तो हमने वहां पर भी पढ़ा था आमाशय में भी, कि आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम था उसने प्रोटीन को तोड़ा था, लेकिन तोड़ने से पहले शर्त रखी थी कि मैं तोड़ तो दूंगा लेकिन मुझे माध्यम कौन सा चाहिए, मुझे माध्यम अम्लीय चाहिए। सेम उसी प्रकार इन दोनों के भी नखरे हैं। अब जितने भी एंजाइम पाचन तंत्र में आते हैं वह सारे हीरो का काम करते हैं। अब हीरो अगर ये दोनों है तो बोल रहे हैं इनको तोड़ना है, क्योंकि तोड़ने से ही काम चलेगा। तो तोड़ना है अगर तो इनकी बात सुननी पड़ेगी। तो इनकी बात सुनने के लिए यकृत क्या करता है, एक रस को निकालता है। ये हमारा यकृत है। यकृत क्या करेगा, इस रस को निकालेगा, एक रस को निकालेगा। उस रस का नाम होता है पितरस। क्या होता है बच्चों, पितरस। अभी जो रस निकाला इसने, यहाँ से जो रस आता है इसे पितरस कहते हैं। पितरस ऊपर से आएगा। अब पितरस क्या करेगा, यहाँ पर जो भोजन आया है छोटी आंत में, छोटी आंत में जो भोजन आया है उस भोजन को क्या करेगा, वह क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। उस भोजन में क्या करेगा, छोटी आंत में क्षारीय माध्यम बनाएगा। यानी कि पितरस का जो अगर कार्य हम बात करें, पितरस के कार्य की बात करें तो पितरस का पहला जो कार्य होता है वो होता है क्षारीय माध्यम बनाना। क्या होता है, क्षारीय माध्यम बनाना। दूसरा पितरस का कार्य होता है, ये क्या करता है भाई, लाइपेज क्या कर रहा है, वसा को तोड़ रहा है। अब वसा की गोलियां जो होती है, वसा जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। अगर लाइपेज उनको तोड़ने बैठ जाए तो काफी टाइम लगा देगा। तो उन वसे जो वसा होती है, उस वसा की जो गोलियां होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, यानी कि वसा को तोड़ने का काम कौन करता है। कुल मिला के बात करें तो वह करता है पितरस। यानी कि वसा को छोटी गोली में तो यहां पर बच्चों, यहां पर हमने देखा कि जो पितरस होता है वह पहला काम क्या करता है, वह क्षारीय माध्यम बनाता है छोटी आंत में। दूसरा काम क्या करता है, वसा को छोटी गोली में तोड़ता है, छोटी छोटी गोलियों में तोड़ता है। क्यों तोड़ता है, क्योंकि जब लाइपेज वसा को तोड़ेगा तो उसे आसानी होगी। मान लो अगर इतनी बड़ी बड़ी गोलियां हैं तो यहाँ पर लाइपेज आएगा, लाइपेज को तोड़ना करेगा तो यहाँ पर 2-3 लाइपेज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर छोटी छोटी गोलियों में अगर पहले से ही पितरस उसे तोड़ देगा तो यहाँ पर लाइपेज आएगा और खटाक से इनको तोड़ डालेगा। तो यहाँ पर लाइपेज के लिए आसानी कौन करता है हमारा, वो है पितरस। अभी पितरस आता कहां से, ये पितरस आता है लीवर से। लेकिन लीवर तो 24 घंटे ही पितरस को निकालता रहता है। लेकिन हम भोजन तो कुछ समय के लिए ही खाते हैं ना, सुबह खाते हैं, दिन में खाते हैं, शाम को खाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात भोजन लेते रहते हैं। लेकिन जो एक सामान्य मनुष्य होते हैं जैसे कि मैं, वो सुबह, दिन और शाम 3 टाइम ही खाना खा पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, खाना तो 3 टाइम खा रहे हैं, लेकिन जो हमारा लीवर है वह लीवर 24 घंटे पितरस को निकाल रहा है। अब इस पितरस को कहां पर रखे, भंडारण तो करेगा ना कहीं ना कहीं, संचित तो करेगा कहीं ना कहीं। तो वह क्या करता है, इस पितरस को इस पिताशय में, किसमें, इस पिताशय में एकत्रित कर लेता है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे इस पिताशय से पितरस निकलता रहता है और छोटी आंत में आके मिल जाता है। और छोटी आंत में आने के मिलने के बाद पितरस के हमने 2 कार्य पढ़े। पहला कार्य पढ़ा हमने कि यह क्षारीय माध्यम बनाता है। अब क्षारीय माध्यम क्यों बना रहा है, क्योंकि भाई साहब इन जो एंजाइम थे लाइपेज और ट्रिप्सिन, इन्होंने बोला था कि अगर हमें क्षारीय माध्यम नहीं मिलेगा तो भाई हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे। तो इनको वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज को और ट्रिप्सिन को, प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए था। तो पिताशय ने पितरस निकाला और पितरस ने क्या करा, क्षारीय माध्यम बना दिया। सेकंड काम इसने क्या करा, भाई लाइपेज किसको तोड़ रहा है, वसा को तोड़ रहा है। लेकिन वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती है तो उनको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना पड़ेगा। तो उनको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य भी कौन कर रहा है, हमारा पितरस कर रहा है। जहां तक समझ में आया बच्चों। तो छोटी आंत में अभी तक 2 तरह के रस निकले थे, उनके बारे में हमने बात कर ली। कौन कौन से एंजाइम अभी तक निकले हैं छोटी आंत में, उसमें बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं छोटी आंत में जब भोजन पूरा नीचे पर आ जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, जब भोजन यहाँ पर आ जाता है, नीचे की साइड आ जाता है, तब भोजन क्या करता है, ये जो आपको वेलाई दिख रहे होंगे, अंगुली नुमा वेलाई दिख रहे होंगे, यहाँ पर क्या होता है, ये आरबीसी है। आरबीसी एब्जॉर्प्शन किसका करती है, न्यूट्रिशन का, केवल कार्बोहाइड्रेट से टूटे हुए ग्लूकोज का, वसा से टूटे हुए फैटी एसिड का और प्रोटीन से टूटे हुए अमीनो एसिड्स का, इनका पचन करेगी। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि इनको बनाएगा कौन। प्रोटीन को तो तोड़ चुके हैं, प्रोटीन को अमाशय ने तोड़ा था पेप्टोन में, फिर उसके बाद अमाशय के बाद छोटी आंत ने तोड़ा पेप्टाइड में। अब पेप्टाइड में क्या होता है, छोटी आंत भी खुद अपना रस निकालती है। छोटी आंत एक रस निकालती है, उसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। छोटी आंत क्या करती है, खुद एक तरह का एंजाइम निकालती है। वहां पर जो छोटी आंत में उपस्थित एंजाइम होते हैं वह क्या करते हैं, इन सब का पाचन कर लेते हैं। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है, जो प्रोटीन रहता है वह टूटकर एमिनो एसिड में बदल जाता है, और जो लास्ट में वसा रहती है वह टूटकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। तो छोटी आंत इनको तोड़ने का काम करती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें छोटी आंत में जो छोटी आंत से निकला हुआ रस रहता है, तो छोटी आंत में दो तरह के रस तो आ गए थे, एक लिवर ने निकाला था ऊपर से, एक नीचे से पेनक्रियास ने दिया था, यानी कि अग्नाशय ने निकाले थे। अग्नाशय में एंजाइम थे, उन एंजाइम को काम कराने के लिए पितरस आया था। तो यहाँ पर हमने देखा पूरा का पूरा, जिसमें हमने लाइपेज ने क्या करा, वसा को तोड़ दिया था, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम था उसने प्रोटीन को तोड़ दिया था। तो वो तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको आगे कौन तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन तोड़ेगा, यहाँ तक कि प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कौन तोड़ेगा। इनको तोड़ने का कार्य जो होता है वह छोटी आंत में उपस्थित रस करती है। उसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, और उन एंजाइम क्या, वो एंजाइम क्या करते हैं, अमीनो एसिड तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं, जो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, और फैटी एसिड यानी कि जो वसा रहती है उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। अब आगे देखते हैं। अब ये टूट तो गया, फैटी एसिड में टूट गया, ग्लिसरॉल फैटी एसिड में टूट गया, ग्लिसरॉल में टूट गया वसा, साथ में उसके बाद प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूट गया, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूट गया। अब हमें जो चाहिए थे न्यूट्रिशंस, जो हमारा आरबीसी एब्सॉर्ब कर सकता है, जो अवशोषण कर सकता है, वो सब मिल चुके हैं। लेकिन अब इसका अवशोषण होगा कैसे। इनका अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है, वेलो टाइप में इस तरह की अंगुली नुमा संरचनाएं छोटी आंत में पाई जाती है, जो क्या करती है, अमीनो एसिड्स को, जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं जिनको आरबीसी अब्सॉर्ब कर सकता है, उन्हें अब्सॉर्ब करती है। यहाँ से हम देखेंगे कि जितने भी न्यूट्रिशंस है वो देखो, ये यहाँ से आरबीसी जा रही है, यहाँ से हमारी ब्लड सेल्स जा रही है, ये ब्लड सेल्स क्या करेगी, जो ऊपर से न्यूट्रिशंस आएंगे उनको अब्सॉर्ब करेगी। अभी न्यूट्रिशंस आ रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, हम यह सोच रहे हैं कि जो हमारी छोटी आंत रहती है वह तो इस प्रकार की होती होगी, हमारी जो छोटी आंत रहती है वह तो इस प्रकार की होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो छोटी आंत होती है वह इस प्रकार की नहीं होती है। उसका जो शेप होता है वह इस प्रकार का होता है। छोटी आंत का शेप कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार का क्यों हुआ, इस प्रकार के केवल नली की पाइप जैसा क्यों नहीं हुआ, पाइप जैसा क्यों नहीं हुआ इसका आकार, इसका आकार ऐसा क्यों हुआ। इसका आकार ऐसा होने के पीछे कारण है, ये जो होती है इन्हें कहते हैं दीर्घरोम। क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घरोम कहते हैं, बेलाई, दीर्घरोम इन्हें कहते हैं। अभी दीर्घरोम क्या होते हैं, अगर मान लो ये दोनों की साइज में बराबर कर लेता हूं, ठीक है, तो अब इनकी साइज बराबर है, यहाँ की यहाँ तक की लेंथ बराबर है, यहाँ की लेंथ बराबर है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो कोई जो न्यूट्रिशंस है वो अवशोषित करने के लिए उसको सतह चाहती है, तो वह अवशोषित करना है, तो मान लो सपोज करते हैं यहाँ पर कुल मिला के ऐसे ऐसे करके लगभग 50 अणु एब्जॉर्ब होते हैं इतनी जगह में। लेकिन अगर उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी, दीर्घ रोम जैसी उसकी संरचना होगी, दीर्घ रोम जैसी अगर उसकी संरचना होगी, तो यहाँ पर देखना इस दीर्घ रोम में ज्यादा अणु अवशोषित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, दिख रहा है, ज्यादा अणु अवशोषित हो पाएंगे ना। तो दीर्घ रोम होने का एक फायदा, यानी कि दीर्घ रोम का एक फायदा रहता है। दीर्घ रोम में क्या होता है, ये जो अंगुली नुमा संरचना निकली हुई रहती है, इस कारण जो अवशोषण की दर रहती है, अवशोषण की जो सतही क्षेत्रफल रहता है उसको बढ़ा देता है, जिस कारण वह आसानी से और जल्दी अब्सॉर्ब कर पाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों कि जो न्यूट्रिशन है वह आसानी से एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं और काफी अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं। तो छोटी आंत में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का भी कार्य हो चुका है पूरा। उसके बाद हमारा जो भोजन रहता है वह छोटी आंत से निकलकर बड़ी आंत में जाता है। ये बड़ी आंत दिख रही है आपको, तो छोटी आंत से निकलकर भोजन कहाँ पर जा रहा है, बड़ी आंत में जा रहा है। देखो बच्चों, यहाँ से जो भोजन निकल के बड़ी आंत में जा रहा है, बड़ी आंत में जा रहा है छोटी आंत से निकलकर। तो छोटी आंत से निकलकर जो हमारा भोजन है वह बड़ी आंत में जा रहा है। अब बड़ी आंत में जो भोजन जाता है वह भोजन पूरी तरह से पाचित भोजन रहता है, यानी कि पूरा का पूरा जो पाचन है, ऑलमोस्ट संपूर्ण जो पाचन है वह छोटी आंत में हो जाता है। यहाँ पर जो भोजन जाता है उसमें जल मिला हुआ रहता है, यानी कि वह थोड़ा बहुत गीला रहता है, जिसको जल का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा कर लिया जाता है। यानी कि बड़ी आंत द्वारा केवल क्या किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। बड़ी आंत द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, जल का अवशोषण किया जाता है, और यहाँ पर वो रेक्टम में आके इकट्ठा हो जाता है। रेक्टम में आके जो हमारा भोजन है वह इकट्ठा हो जाता है, और इसको भरने के बाद मनुष्य केवल एक ही चीज को याद करता है, वो है बाथरूम। यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और एनएस के रास्ते वह बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा आज का पाचन तंत्र, जिसमें हमने
कई प्रकार की चीज़ें पढ़ी। हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य के जो भोजन है, हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य का भोजन मुंह से होकर पूरे पाचन तंत्र में जितने भी अंग होते हैं उनसे होता हुआ नीचे निकलता है। तो ये मनुष्य है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना।